देखिए, जो कल हमने शायद, मेरे को ऐसा लगता है 24 तक के चैप्टर को कवर करवाया था कल मैंने शायद। ऐसा ही है क्या? सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर 24। यस सर। देखिए, थोड़ा सा वापस से हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। कि ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ था, ठीक है। झगड़ा होने के बाद मैंने आपको कुछ चार्जेस फ्रेम करने की मजिस्ट्रेट तक ले गया था, कुछ ट्रायल्स बताए थे, है ना। ट्रायल्स के बाद क्या हुआ कि जब ट्रायल चलते हैं तो ट्रायल के बारे में बता दिया कि कितने तरीके के ट्रायल होते हैं। 4 तरीके के होते हैं। अगर सेटलमेंट करना चाहता है व्यक्ति तो सेटलमेंट भी कर सकता है ना, ऑन ऑन द एप्लीकेशन बाय द पार्टी। अगर एप्लीकेशन पार्टी के द्वारा दी जाती है कोर्ट को, तो फिर कोर्ट ऐसा सेटलमेंट करवा सकती है। लेकिन जब ट्रायल चल रहा था हमारा वहां पर, तो मैं आपको वहां पर बता रहा था कि ट्रायल चाहे कोई भी तरीके का हो, केस तो कितने तरीके के होते हैं बताइए। केस कितने तरीके की बता रखी है सीआरपीसी में? सर 2 तरीके की। हाँ, केस होते हैं 2 तरीके के, लेकिन ट्रायल कितने होते हैं उनके? 4। 4 तरीके के ट्रायल बता रखे हैं। लेकिन आपको एक और अगर बात याद हो, तो आपने अभी तक केवल 4 ट्रायल पढ़े हैं। 5वां ट्रायल पता है कौन सा होता है? 5वें ट्रायल के बारे में किसी को कुछ पता है क्या? तो आपने एक सेशन ट्रायल पढ़ा था, ठीक है। एक पढ़ा था आपने वारंट ट्रायल, ठीक है। एक पढ़ा है समन। दूसरा पढ़ा है आपने समरी। यही पढ़ा है ना, संक्षिप्त जो ट्रायल होती है उसके बारे में। तो समरी ट्रायल पढ़ा है। इसके अलावा कोई ट्रायल, चौथा 5वां ट्रायल जानता है क्या कोई? आप में से किसी को पता है कुछ? बताइए। तो एक ट्रायल और होती है, उसे कहते हैं ट्रायल बाय द हाई कोर्ट। एक और ट्रायल होती है जिसको कौन करवाता है? हाई कोर्ट ट्रायल करवाता है। इसके बारे में बगल में उस वहीं पर लिख लेना जहां पर ये ट्रायल्स के बारे में लिखा है। 474, सेक्शन नंबर 474 में हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने एक और यहाँ पर सेक्शन बन के आ जाता है। तो अब सपोज करो कि जब ट्रायल चल रही है तो देखो विक्टिम भी वहां पर आएगा, और कौन आएगा? ए नाम का पर्सन भी वहां पर आएगा, ठीक है। अब पता चले कि ए जो है जिसने बी को मारा था, या बी के साथ जो भी बी के साथ जो भी जाति करी है, अटैक किया था उसके ऊपर, तो उसके चक्कर में उसके ऊपर पहले से भी एक केस हो रखा था। जैसे कि मान लो उसने सी नाम के व्यक्ति को भी पीटा था पहले, तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया ना ये व्यक्ति, बार बार आपराधिक अपराध करता ही रहता है। तो ऐसे केस में उसको पहले से ही वो व्यक्ति जेल में है, और बी को और उसने पीटा है, तो अब ये व्यक्ति ऑलरेडी जेल में है। तो ऐसा व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति ऐसा है जो जेल में ऑलरेडी है और उसका ट्रायल कहाँ चल रहा है? किसी पर्टिकुलर कोर्ट में चल रहा है, और वो कोर्ट का नाम मान लो एक्स है। अब ट्रायल जब चल रहा है बी के केस को लेकर के, क्योंकि ए के ऊपर उसने इल्जाम लगाया कि ऐसे ऐसे मेरे को पीटा है, मेरे को मारा है, तो एक्स नाम की कोर्ट बताओ इसे बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी ट्रायल के टाइम पे? इसके साक्ष्य लेगी कि नहीं लेगी? बोलो हाँ या ना। जी सर, ले। लेगी ना। तो साक्ष्य लेने के लिए एक्स नाम की जो कोर्ट होगी ना, वो इसे बुलाएगी जरूर। ले चाहे, अब देखो, अगर ये केवल कहीं पर रिलीज कर दिया होता, बेल पर छोड़ दिया होता, कोई और बात होती, तब तो बात अलग थी, ठीक है। लेकिन ये किसी कोर्ट में या जेल के अंदर बंद है ऑलरेडी, ठीक है। जे को किसी पर्टिकुलर कोर्ट ने, जैसे वाई नाम की कोर्ट ने इस व्यक्ति को जेल भेज दिया, तो जेलर ने इसको अपने कस्टडी में ले रखा है। तो ऐसे केस में क्या एक्स नाम की कोर्ट इसे बुला सकती है अपने पास? तो उसे बुलाने के जो कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस बता रखी हैं कि कब ऐसे व्यक्ति को एग्जामिन के लिए एक्स नाम की कोर्ट अपने पास बुलाएगी। तो ये बुलाने के बारे में जो बात बता रखी है, तो अब जब ये एक्स नाम की कोर्ट बुलाएगी ना, तो ये एक वारंट इशू करेगी। क्या करेगी? वारंट इशू करेगी। इस वारंट को पहले तो आपने ध्यान दिया कि कितने मोड बता रखे थे जब किसी प्रोसीडिंग को कमेंसमेंट की जाती है? बताइए, कितने तरीके के मोड्स बता रखे थे, कितने तरीके बता रखे थे कि जब कोर्ट बुला सकती थी किसी व्यक्ति को अपने पास कोर्ट में? कितने बताए थे मैंने आपको? बताइए, कितने तरीके बताए थे मैंने आपको? 2G2। 2 तरीके कौन कौन से थे? सम्मन और वारंट। वेरी गुड। समन बताया था, वारंट बताया था। चैप्टर नंबर कौन सा था बताइए? चैप्टर नंबर था आपका 6। उसमें बताए थे कि समन से, वारंट से, अगर वारंट से भी नहीं आता तो फिर क्या करोगे आप उसके लिए?
उद्घोषणा जारी। उद्घोषणा जारी करोगे, वेरी गुड। तो देखो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है ना, कैसे कैसे काम हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, ये व्यक्ति ऑलरेडी जेल में है, इसके लिए समन इशू नहीं की जा सकती, क्योंकि वो वारंट जो है जेलर को भेजा जाएगा, और वो जेलर अब उसे छोड़े नहीं छोड़े उस पर डिपेंड करता है। क्या पता उस पर और कोई रेस्ट्रिक्शन लग रही हो। तो ऐसे करके यहां पर चैप्टर नंबर 22 का यूज किया जाता है ट्रायल्स में। क्लियर होगी बात। साथ ही साथ ध्यान रखना, चैप्टर 22 कब काम करता है, जब कोई व्यक्ति जो अक्यूज है वो क्या बना हुआ है, किसी केस में प्रिजनर है। ठीक है, प्रिजन में बंद है या प्रिजनर है। ठीक है, तो अब यहां पर एक तो ये कंडीशन हो गई आपके सामने। इसी तरीके की कंडीशन एक और मैं बताता हूं, कि जब कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है जेलर छोड़ने से मना कर रहा है, कह रहा है ये तो बहुत खतरनाक अपराधी है, इसे नहीं छोड़ सकते। या कभी कभी कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई इसे बाहर लाने से क्या होगा, लोग दंगे फसाद कर सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आपको पता हो आसाराम जी को पकड़ा गया था ना, बाबा आसाराम के बारे में सुना आपने, सबने सुना रखा होगा उनके केस के बारे में। बोलो जी। हाँ या ना। तो सबने सुना हुआ है यस उनके। सर। हाँ, तो उनके जो अनुयायी थे उस टाइम पर, उनके जितने भी अनुयायी थे वो भड़के हुए थे, क्योंकि वही वो तो अपने गुरु को भगवान मान के भगवान का दर्जा दे रखा है। अब उनको कोई जेल में बंद करेगा तो वो छोड़ेंगे किसी को। और उनके ऊपर केस हुआ रखा है, और उनको जेल ले जा चुके हैं वो लोग, पुलिस वाले। जैसा आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, राम रहीम का केस था, आसाराम का केस था, इसके अलावा एक और भी थे। रामपाल रामपाल का। रामपाल का भी केस था। रामपाल के केस में तो बहुत ज्यादा लोगों ने बंदूकें निकाल ली थी, लोग बाहर निकल के आ गए थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में अगर पेश करेंगे तो क्या हो सकता है, कोई घटना घटित हो सकती, नहीं हो सकती, क्या पता वो कोर्ट को ही जला दे, कोई और को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि रास्ते से ला नहीं सकते हम उनको, नहीं ला सकते ना। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। तो इसी गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट क्या करती है, जब ऐसे व्यक्ति का जो पहले से ही ऑलरेडी जेल में बंद है, और वो किसी पब्लिक को या किसी और के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, डिस्टरबेंस हो सकती है उसकी वजह से, तो उससे कहते हैं कि भाई तू जेल में ही रहे, हमें तेरे को कोर्ट नहीं बुलाना। ऐसा करते हैं हमारी कोर्ट तेरे पास ही चल के आ जाएगी। पता है इसके बारे में। इसे कहते हैं जो कम कोर्ट जो है अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को जेल भेजती है, जेल के अंदर भेजती है उस व्यक्ति का एग्जामिन करने के लिए, उसे कहते हैं कमीशन इशू करना। क्या बोलते हैं उसे, कमीशन इशू करना। और एग्जामिन कैसे किया जाएगा, कौन से तरीके होंगे, सेशन ट्रायल चल रहा है तो उसमें एग्जामिन कैसे किया जाएगा, विटनेस का, अक्यूज का, है ना। इस तरीके की जो भी प्रावधान है वो आपको चैप्टर नंबर 23 में पढ़ने को मिलते हैं। इस 23 के दो पार्ट्स हैं। एक तो जनरल प्रोविजंस की बात करता है, पार्ट 1, तो उसमें बता रखे कैसे कैसे एग्जामिन होंगे। दूसरा आपको बताएगा इसी का पार्ट कि कैसे कैसे कमीशन इशू होंगे, उन कमीशन का भाग जो है दूसरे भाग में बताया हुआ है। ऐसे करके ये दो सेक्शंस और कवर हो जाते हैं आपके, यहां से चालू होते हैं ये 272 से लेकर के, और करीबन करीबन 283 तक के सेक्शंस। और यहां पर आज आपके चालू होता है 284 से लेकर के 299 तक के सेक्शंस। इसके अंदर बता रखे हैं एफिडेविट कैसे दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट ने अगर किसी को पकड़ा है, डॉक्टर ने किसी को किसी की रिपोर्ट बनाई है तो वो कैसे कोर्ट में पेश कराएगा। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलती हैं जब कमीशन इशू होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में, ये सब काम कहाँ करते हैं ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 22 जेलर जब प्रिजनर होता है उससे डील करता है, जब चैप्टर 22 काम करता है जब ट्रायल चल रही होती है तो कैसे एग्जामिन किया जाएगा लोगों को वहां पर, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बता रखे हैं आपके चैप्टर नंबर 23 में। फिर वापस से आ जाइए, मैंने आपको बताया था 3 तरीके के चैप्टर यहां पर काम करते हैं जब ट्रायल चल रही होती है। ट्रायल कितने तरीके की बताई थी, चैप्टर नंबर, सेशन ट्रायल कहां बता रखी है, चैप्टर 18। बिल्कुल, चैप्टर 18, 19, 20 और 21। फिर से देखो, 21A मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग के बारे में। लेकिन अब देखो क्या चालू हो गया, इसी से ही डील करते हुआ कोई भी चैप्टर के अंदर आता हो लेकिन प्रिजनर बंद है जेल में, तो फिर उसके ऊपर ये लागू होता है 23। देखो कमीशन और उसकी बात कर रहा था एग्जामिन की, तो ट्रायल के अंदर ही तो एग्जामिन होते हैं ना।
तो कोई भी ट्रायल हो उसमें ऐसा एग्जामिन होगा। फिर होता है एक और चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है कोर्ट के लिए। मतलब कोर्ट के लिए कुछ जनरल प्रोविजंस बताए होते हैं कि वो कैसे तो इंक्वायरी करेगा। जनरल प्रोविजंस, ये बहुत बार सवाल आते हैं यहां से। आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली इस चैप्टर से आते हैं, चैप्टर नंबर 24 से बहुत सारे सवाल आते हैं, 5-6 सवाल इसी में से बन बन के आते हैं आपके, प्री में आए चाहे मेंस में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि इसमें बता क्या रखा है, यहां पर कोर्ट जब ट्रायल चलाता है, जैसे सेशन ट्रायल चला रहा है, वारंट ट्रायल चला रहा है, समन चल रहा है, समरी चल रही है, कोई भी ट्रायल चलाएगा तो उसके लिए चैप्टर नंबर 24 की जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करता है, उनमें जो पावर्स बता रखी है उनका यूज करता है। जैसे कि सपोज करो कोई व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन हुआ क्या है, चालान पेश करने के बाद भी उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो पा रहे। ऐसा होता कि नहीं होता? कभी कभी एविडेंस ही नहीं मिलते, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, होता कि नहीं होता? लेकिन हमें संदेह के आधार पर हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया उस केस में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति को उनमें से पकड़ के उसको सरकारी गवाह बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तूने अगर सारी बातें बता दी तो हम तेरे को छोड़ देंगे। ऐसा होता कि नहीं होता बताओ, बोलो। यस सरकारी गवाह बनता है ना, क्या बोलते हैं जी। उसको? अकम्प्लिस। क्या बोलते हैं उसे? अकम्प्लिस। तो ऐसा व्यक्ति जब अकम्प्लिस बनता है तो उसके रिगार्डिंग उसको पार्डन की बात की जाती है ना, तो वहां पर उसके लिए जो प्रोविजन है वो आपको मिलते हैं 306 से लेकर के 308 में। पढ़ते कि नहीं पढ़ते ऐसे? तो कुछ ऐसे प्रोविजन जैसे कि कोर्ट को अगर मान लो कुछ टाइम के लिए कोर्ट को छुट्टी करनी है, पोस्टपोन करना है, आगे की डेट देनी है, कह रहा है कि मैं अभी सुनवाई नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद सुनवाई करूंगा, तो उसके लिए कौन से प्रोविजन, तो यहाँ पर कोर्ट की पावर बता रखी है वो कार्रवाई के दौरान कौन कौन से एक्शन ले सकता है। 309 में बता रखा पोस्टपोन, अगर सपोज करो किसी को वकील वकील नहीं मिल रहा, कोई गरीब आदमी है, कह रहा है यार ट्रायल तो चालू हो गया लेकिन इसने वकील ही नहीं बुलाया अपने लिए, तो क्या वकील भी मंगवा सकता है क्या उसके लिए कोर्ट? या वो कोर्ट से परमिशन ले सकता है क्या वकील, किसी और वकील को, अपने प्राइवेट वकील को लाने के लिए? तो ऐसी भी सिचुएशन में बहुत तरीके के प्रावधान बता रखे हैं, जैसे सेक्शन नंबर 303 है कि नहीं? सेक्शन नंबर 303 है, 301 है, 302 है, ये सारे ऐसे ही काम करते हैं। और साथ ही साथ कुछ जनरल प्रोविजंस ऐसे भी बताए हुए हैं जो पता है कहां पर मिलते हैं आपको, जो सीपीसी के अंदर मिलते हैं, जो सीआरपीसी में मिलते हैं सेम प्रोविजन, और जो एविडेंस एक्ट में भी मिलते हैं, तीनों में मिलते हैं आपको। उसको सीपीसी का रेस जुडिकाटा भी कहा जाता है। जानते हो सीपीसी का रेस जुडिकाटा सीआरपीसी के किस सेक्शन को कहा जाता है? तो वो है आपका सेक्शन नंबर 300। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 300। 300 के अंदर बार लग जाती है कि एक बार अगर किसी केस का ट्रायल चल चुका है और उसमें एक्विटल कर दिया है, कन्विक्ट कर दिया है, तो फिर उसका केस दोबारा उसके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता सेम पार्टी के द्वारा, सेम फैक्ट इश्यू को लेकर के। बताइए बात, बताओ हाँ या ना? सेम यस ऐसा ही रेस जुडिकेटा में पढ़ते हो आप, सेक्शन नंबर 11 जो यहां पर बता रखा है। और सेम ऐसी बात सेक्शन नंबर कहां पढ़ते हो? 40 में, 40, सेक्शन नंबर 40 में। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर बाउंड हो रही हैं? कोर्ट के ऊपर बाउंड हो रही हैं कि कोर्ट ऐसे केस को दोबारा नहीं सुनेगा अगर उसके पे एक बार फैसला हो चुका है तो। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी बता रखे हैं कि कैसे बाउंड हो सकता है वो व्यक्ति। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, सारी चीजें जो हैं आपको इस चैप्टर नंबर 24 में पढ़ने को मिलती है। वहां पर पावर दे रखी है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर ट्रायल के टाइम पर कोर्ट बुलाना चाहती है तो क्या बुला सकती है, और बुला करके उसे क्वेश्चन कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है उस ट्रायल के दौरान। तो उसके लिए भी बता रखा है सेक्शन नंबर 311। बात समझ में आ रही है कि आपको, मेरे को मेरी जो मैं बता रहा हूं आपको कि चैप्टर नंबर 24 में क्या क्या चीजें होती है? क्लियर जी हो सर। रही है चीजें? तो यहां पर देखो अब आपके सामने ट्रायल से संबंधित आ गई चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23, और चैप्टर नंबर आ गया 24। क्लियर है? लेकिन यहीं पर आपको कुछ और भी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है,
व्यक्ति ने अगर कोई ऑफेंस या कोई अपराध कर दिया होता है, क्या कर दिया होता है, किसी तरीके का कोई अपराध कर दिया होता है, और अपराध करने के बाद वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर के कहता है कि ए नाम का व्यक्ति कहता है साहब मैं तो पागल था, मेरी तो दिमाग खराब था, मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं कभी भी कुछ भी कर देता था, मुझे पता ही नहीं चलता था, मेरी तो बहुत दिन से दवाइयां चल रही हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लोग अपने केस में क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो अपना डिफेंस लेते कि नहीं लेते? क्या कह के कि साहब मैं तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था। बताओ आईपीसी में कहां पर बता रखा है इसके बारे में? बताइए, आईपीसी में डिफेंस है क्या? जनरल डिफेंस कहाँ दे रखे हैं, जनरल बचाव कहाँ कर सकते हो आप? सर 76 से 100 देखो आ गए ना आप। तो आईपीसी के अंदर चैप्टर नंबर है 4, कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। और उसी चैप्टर के अंदर बता रखा है सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 तक के प्रावधान, जहां पर आपको जनरल प्रोविजंस बता रखे हैं, जनरल एक्सेप्शंस अपवाद बता रखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दे, लेकिन अपराध के साथ साथ उसके बारे में ये पता चल जाए कि वो व्यक्ति जो है जनरल डिफेंस के किसी सेक्शन में आता है, क्योंकि उसने अपराध किया तो है, सबको पता है, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि वो पागल था, उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, एक्ट और कॉन्सिक्वेंस नेचर के बारे में पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। समझ आ रही मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? जब इस तरीके की स्थिति होती है तो कोर्ट में ये बयान देगा कि नहीं देगा? तो अब ये चीजें जो हैं आईपीसी में तो मिलती मिलती है जनरल डिफेंस की बात, लेकिन एविडेंस एक्ट में भी तो आपको सबूत देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते? तो वहां पर कहां बता रखा है एविडेंस एक्ट में? तो वहां पर ऐसे बचाव के लिए एक प्रावधान किया गया है, वो है सेक्शन नंबर 105, जहां पर बता रखा है आईपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शन और स्पेशल एक्सेप्शन क्या होते हैं, और ये क्या कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं, तो पेश कर सकते हो। लेकिन जब पेश करोगे तो अनसाउंडनेस ऑफ के ग्राउंड पर कोर्ट क्या करेगी? आपने तो एप्लीकेशन लगा दी साहब मैं तो उस टाइम पे पागल था, लेकिन कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी? कोर्ट पहले चेक करवाएगी नहीं करवाएगी, आपका मेंटल हेल्थ डॉक्टर से चेक करवाएगी नहीं करवाएगी? तो उसके रिगार्डिंग आपको छोड़ा जाए या आपके खिलाफ ट्रायल कराया जाए, इंक्वायरी करा जाए, कितने टाइम में अगर सही हो जाओगे तो वापस से आपको लाया जा सकता है, या परमानेंट आप पागल हो। कभी कभी क्या होता है, दिमाग 1 साल के लिए 2 साल के लिए बीमार होता है आदमी, तो 2 साल तक ही तबीयत खराब थी उसकी, तो बाद में तो ट्रायल चल सकता है ना उसमें, बाद में तो सजा दे सकते हैं ना उसे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अब सही ही नहीं हो सकता, बिल्कुल ही पागल हो गया है, तो जब ऐसा पागल व्यक्ति है तो उसे क्या आप क्या खुले में छोड़ सकते हो क्या? तो कोर्ट उसे सजा तो नहीं देगा, लेकिन उसे बाहर भी नहीं छोड़ने के लिए अनुमति देगा, कहेगा एक को तो मार दिया दूसरे को और मार देगा खामा खाई। तो ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। यस। अगर ये ए नाम का व्यक्ति अगर पागल घोषित हो जाता है, या अपन कहते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर इसको घोषित कर दिया जाता है कोर्ट के अंदर, तो फिर उसके ऊपर कौन सा चैप्टर लागू होगा? तो कहता है चैप्टर नंबर 25 लागू होगा। उसके अंदर प्रोसीजर बता रखा है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो होते हैं बच्चे, व्यक्ति जो भी है ए नाम के व्यक्ति, अगर ये अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मैंने जब बी को मारा था तब मैं अनसाउंड माइंड था, तो बताओ इसके ऊपर क्या होगा? इसको या तो असाइलम पागल खाने भेजेंगे, या कोई और ऐसी जगह पर भेजेंगे, या इसके घर वालों को सौंप देंगे, कहेंगे आगे से ध्यान रखना। और अगर ये सही हो जाता है तो फिर आगे की स्थिति देखेंगे। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, क्या होता है कि जब वो व्यक्ति सही होता है तब तो उसने ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया, लेकिन बाद में वो क्या करता है, पागलपन की ढोंग करता है कि मैं तो इस तरीके का बीमार था इस टाइम पर, मैं तो अब पागल हूं, तो कोर्ट क्या करेगी? उसको सजा नहीं दे सकती ना किसी तरीके की, तो फिर वो क्या करता है, पागल खाने में चला जाता है। होता ही नहीं होता? बताओ, मूवीज में देखा होगा आपने सबने। यस। तो वही चीज जो है ये चैप्टर नंबर 25 वहीं पर लागू होता है। लेकिन सपोज करो अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड कोई एविडेंस जो है आपने झूठा दे दिया कोर्ट में, झूठे फॉल्स एविडेंस दे दिए, या आपको जब कहा गया कि आप एग्जामिन, जब आपका एग्जामिन हो रहा था कोर्ट में, तो आपने झूठे बयानबाजी कर दी किसके ऊपर? ए के ऊपर। बी क्या है, झूठ बोल रहा था, या ए झूठ बोल रहा था कोर्ट के सामने कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट को पता चल गया कि भैया ये तो निर्दोष था, ये तो फंसाने की कोशिश कर रहा है इस व्यक्ति को, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर ऐसे केस में जब
कोर्ट के सामने जब वो कॉग्निजेंस ले रहा था, जब उसको पता चला कि मेरे सामने तो सारी बयानबाजी जो की गई थी इनके द्वारा सब चीज झूठ है, दस्तावेज दिए गए वो नकली, तो ऐसे कोर्ट, अगर ऐसे केस में अगर कोर्ट जो है कोई गलत एक्शन ले लेता तो नुकसान किसका होता? कोर्ट का ही तो उसको नुकसान होता ना। तो ऐसे को क्या कहते हैं कि ऐसा अगर झूठा केस अगर आपने कोई बनाया है तो कोर्ट की क्या कहलाएगी? वो अवमानना कहलाएगी। आपने एविडेंस दिए, साक्ष्य दिए कोर्ट में, वो सारे नकली थे, झूठे थे, तो कोर्ट की क्या हो गई उस केस में? अवमानना हो गई, उसका कंटेम्प्ट कर दिया। क्या कर दिया गया? अवमानना कर दी गई। और जब ऐसे केस में कोर्ट की क्या हो जाती है, अब देखो यहां पर एक्स नाम की कोर्ट थी ना, इसके सामने किसी व्यक्ति ने फॉल्स एविडेंस पेश कर दिए, झूठे केस कर दिए। अब कोर्ट तो उसे ही सच मान के चल रहा था। अब अभी मान लो इसको जजमेंट में सजा दे देते 2-3 साल की, तो फंस गया ना ये तो बेचारा। और कोर्ट अपने आप को गिल्ट महसूस कर रही है इस बात को लेकर के। तो जिसने ऐसे फॉल्स एविडेंस दिए हैं, अगर पता चल गया उसके बारे में, तो क्या कोर्ट उसको सजा दे सकती है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकती है? क्या? तो ध्यान रखना, खुद नहीं कर सकता कुछ भी कोर्ट। जिस कोर्ट में ऐसे फॉल्स एविडेंस दिए गए हैं वो कोर्ट खुद नहीं करेगा, उसकी इंक्वायरी और एप्लीकेशन दूसरे कोर्ट में भेजेगा, अपने से बड़े कोर्ट में। तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस बताए हुए हैं। तो आपको वैसे तो इसके बारे में सीआरपीसी में, जहां पर मैंने चैप्टर नंबर 14 में बताया था ना, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में, कि कोर्ट कैसे यस सर। कॉग्निजेंस लेगी, वहीं पर एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 197। कौन सा सेक्शन है? 197, कि कोर्ट के सामने कोई अपराध किया हो या कोर्ट के साथ कोई अपराध किया हो, ये अपराध ही तो है फॉल्स एविडेंस देना। तो अब क्या करेगा वो कोर्ट जो है, खुद कंप्लेंट करेगा अपने से ऊपर वाली कोर्ट में, ठीक है, या उस कोर्ट में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट होगी उस कोर्ट में करेगा। तो उसके लिए भी एक पूरा प्रोसीजर बता रखा है, वो है आपका चैप्टर नंबर 26। उसमें बता रखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कैसे एक्शन लिया जाएगा, उसका पूरा प्रोसीजर यहां बता रखा है। तो आप यहां लिख सकते हो, अगर की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कर दिया जाए किसी कोर्ट का, तो वो कंप्लेंट कैसे करेगी, तो वो तो बता रखा है 197 में। और 126 के अंदर क्या किया जाएगा, उसका उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। उसका पूरा प्रोसीजर बता रखा है, कैसे कैसे कार्यवाही की जाएगी, उसको क्या सजा हो सकती है, उस व्यक्ति को उसकी इंक्वायरी कैसे की जाएगी, है ना। ये सारा प्रावधान जो है आपको चैप्टर नंबर 26 में पढ़ने को मिलता है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये कोर्ट से डील कर रहा है ना काम, ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसका मतलब है। लेकिन ये भी जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड डिफेंस के केस में खेलता है ना, काम करता है। लेकिन हम चल रहे थे अभी ट्रायल्स के ऊपर। ट्रायल्स के अंदर क्या काम करते हैं? प्रिजनर को बुलाया जाता है, कमीशन कोर्ट इशू करती है अपनी तरफ से, ठीक है। और कोर्ट जब अपनी ट्रायल चलाती है तो कुछ प्रोविजंस का भी इस्तेमाल करती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वो कैसे करती है वो यहां बता रखा है। लेकिन कुछ पावर इसके पास तब आती हैं जब ट्रायल के अंदर दो चीजें सिद्ध हो जाती हैं। बताओ, जब आपने ट्रायल देखी होंगी तो क्या होता है उसके अंदर? बताओ, या तो व्यक्ति क्या होगा, ट्रायल्स का कंक्लूजन निकल के आता है कोर्ट के सामने, एविडेंसेस दोनों पार्टी ने अपनी तरफ से साक्ष्य दे दिए, तो अब क्या होगा उसके बाद कंक्लूजन में? क्या होगा? जेरह होती है कि नहीं होती? आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं जिनको, बोलो। कोर्ट में जेरह होती देखी है कि आपने सबने? जेरह सुना है, बहस होती है जब कोर्ट के अंदर, मूवीज में भी दिखाते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि मैंने तो इस तरीके से सिद्ध किया, वो कह रहा है कि मैं सिद्ध किया। लेकिन अल्टीमेटली उन दोनों की बातों को सुनने के बाद कोर्ट अपना निर्णय लेता है। क्या लेता है? कोर्ट अपना निर्णय लेता है। और निर्णय क्या बोलते हैं उसे? जजमेंट। अब आता है जजमेंट डे, कंक्लूजन पर पहुंचता है, जहां पर अगर मान लो कोर्ट को ऐसा दिखाई देता है कि भाई साहब एविडेंस सारे मिल गए और ये अपराध जो है प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड हो गया है, सबूत सारे मिल चुके हैं, तो बताओ उसको सजा देगा या नहीं देगा? बोलो, सजा देगा या नहीं देगा उसको? ट्रायल चल रही थी कोई भी इनमें से, पावर का इनका इस्तेमाल किया उसने, तो बताओ जजमेंट जब देगा, जजमेंट देने के टाइम पर अब उसको लग रहा है कि सबूत पूरे मिल चुके हैं, तो ये जो है इस ए नाम की व्यक्ति के खिलाफ प्रूव हो गया, तो बताओ इसे सजा देगा नहीं देगा? देगा। बिल्कुल देगा।
तो अगर एविडेंसेस सारे मिल गए हैं तो अब ये क्या करेगा, उस व्यक्ति को कन्विक्ट करेगा, कन्विक्ट कहते हैं इसे, है ना, कन्विक्शन देगा उसे, ठीक है। दूसरा है, अगर मान लो नॉट प्रूव हो जाए तो दोष मुक्त कर देगा सर। क्या कर देगा, दोष मुक्त। दोष मुक्त कर देगा, उसे कहते हैं एक्विटल कर देना। देखो आ गए ना हम वापस से वहीं पे, प्रूव हो गया तो कन्विक्ट कर देगा, नॉट प्रूव हो गया कि प्रूव ही नहीं हुई, सबूत जो दिए गए थे वो बिल्कुल सही नहीं थे, तो उसे एक्विटल कर देगा, बाइज्जत बरी कर देगा। तो दो तरीके की एक और चीज निकल के आ गई। अब आते हैं कि जब ट्रायल कंप्लीट हो गया, कंक्लूजन पर आ गए, तो ये जजमेंट का कैसे जजमेंट लिखा जाता है, क्या तरीका होता है, उसके नियम कायदे कानून जो है आपको चैप्टर नंबर 27 में बताए हुए हैं। तो देखो यहां पर ट्रायल चला, ट्रायल के बाद आपने देखा कि उन व्यक्तियों को किस तरीके से बुला रहा है, कैसे पावर यूज कर रहा है। फिर जैसे ही हो जाता है कंप्लीट, तो उस केस में क्या होता है, वो उसको कन्विक्ट करना है, एक्यूटल करना है, वो उसके नियम कायदे कानून जजमेंट में बता रखे हैं। लेकिन आपको मैं कुछ बता देता हूं, ध्यान रखना तरीका क्या होता है पढ़ने का। जब सेशन ट्रायल की बात आ रही है और सेशन ट्रायल में अगर कन्विक्ट करना है, एक्यूटल करना है, तो फिर आपका सेक्शन नंबर वहां पर 235 काम करता है। कौन सा सेक्शन है, 235, ठीक है। जब वारंट ट्रायल की बात आती है तो यहां पर भी कंक्लूजन के लिए सेक्शन नंबर है आपका 248, ठीक है। और ऐसे ही जब समन की बात आती है तो इसके अंदर भी इस तरीके के प्रावधान बता रखे हैं कि यहां पर ये कार्रवाई कैसे करेगा। तो इसके लिए भी आपको अलग से कोई बता नहीं रखी चीज, लेकिन अगर कन्विक्ट करना है यहां पर भी, तो सेम इसी तरीके का प्रोविजन यहां पर भी बता रखा है कि कैसे जजमेंट देगा। तो यहां पर साफ साफ लिखा है सेक्शन नंबर 255 में, कौन सा सेक्शन है, 255। ऐसे ही समरी के अंदर भी 264, ये सारे सेक्शंस में क्या दिए जाते हैं, जजमेंट दिए जाते हैं। और जब जजमेंट की बात आएगी तो जजमेंट दिया कैसे जाएगा, तो उसके नियम कायदे कानून कहां बता रखे हैं, इस चैप्टर नंबर 26 में। कि मान लो अगर डेथ सेंटेंस देनी है तो कैसे लिखेगा, अगर उसके उसके ऊपर कोई और कन्विक्शन हुई है तो नियम कायदे कानून क्या यूज किए जाएंगे, कैसे कैसे काम करेगा। तो ये सारी पावर जो है, प्रोसीजर जो है, जजमेंट कैसे लिखा जाता है, कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो देखो क्या क्या चीज पता चल गई इन सेक्शन के तहत। जैसे 235 है तो कंक्लूजन पर पहुंचेगा तो कन्विक्ट करेगा या एक्विटल करेगा, कन्विक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर एक और चीज खुल के आ गई आपके सामने, जब किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाएगा तो कितनी सजा दे सकता है, कोर्ट के पास क्या पावर है। तो यहां पर आपका एक और चैप्टर खुल के आ जाता है, पावर ऑफ कोर्ट्स। कौन सा चैप्टर है बताओ, पावर ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। चैप्टर 3। वेरी गुड, चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नंबर 3 में अब क्या होगा, जब कन्विक्ट होगा तो सजा देगा कि नहीं देगा, तो कितनी सजा कौन सा कोर्ट दे सकता है उसके बारे में पता चलता है यहाँ पर। कैसे ट्रायल करता है कोर्ट, किस तरीके से करेगा, उसके बारे में भी इसी चैप्टर 3 में पता चलता है। जैसे कह रहे थे सेशन ट्रायल करेगा, वारंट ट्रायल करेगा, समन ट्रायल करेगा, समरी ट्रायल करेगा, ये पता कैसे चलेगा कौन सा कोर्ट क्या काम करेगा। तो ये चैप्टर 3 में ही बता रखा सारा कुछ। जैसे कि इसका सेक्शन है एक, सेक्शन नंबर 26, वो बताता है कि कौन सा कोर्ट कौन सा ट्रायल चलाएगा उसके बारे में, जैसे सेशन कोर्ट चलाएगा, हाई कोर्ट चलाएगा। अगर इनके बारे में कुछ नहीं दे रखा तो फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1, जैसा कि शेड्यूल 1 में दे रखा है कि अगर ये पर्टिकुलर ऑफेंस होगा तो उसका ट्रायल वो पर्टिकुलर कोर्ट चलाएगी। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बताओ, ऐसा कहीं पढ़ा है क्या आपने शेड्यूल 1 के अंदर। वहां पर क्या लिखा होता है कि कौन सा ऑफेंस, वहां पर बता रखे हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस या कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। तो वहां शेड्यूल नंबर 1 जो है, आप चाहो तो शेड्यूल नंबर 1 फटाफट से निकालो एक बार। वहां पर शेड्यूल नंबर 1 जो है आपको साफ साफ ये बात बताती है कि जब भी कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो वो कॉग्निजेबल है कि नहीं है, बताया था ना, नॉन कॉग्निजेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें लिखी होती है उसके अंदर। दूसरा पता चलता है कि बेलेबल है या नहीं है, नॉन बेलेबल है या नहीं है, सब कुछ लिखा होता है वहां पर।
और ये भी लिखा होता है किसके द्वारा ट्रायल चलाया जाएगा। तो ये ट्रायल चलाने की बात जो है कहां से आती है, सेक्शन नंबर 26 चैप्टर नंबर 3 से आती है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। अब यहीं पर आपको और भी चीजें पता चलती हैं। अब 26 में तो ये बता रखा है, लेकिन 27 अब आपकी काम का नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पेशली जे एक्ट आ चुका है। पता है नहीं बात? तो जे एक्ट आ चुका है। अब जे एक्ट तो आ गया, क्योंकि वहां पर लिखा है कि चाइल्ड ने अगर कोई ऑफेंस कर दिया होगा तो सीजीएम या कोई और जो कोर्ट होगी वो काम करेगी, उसे डील करेगी। लेकिन अब स्पेशली जे एक्ट आ गया तो स्पेशल लॉ ही काम करेगा वहां पर। लेकिन इसके बाद 27 तो आपका कोई काम कर रहा नहीं है, लेकिन 28 और 29 तो है। तो 28 और 29 में क्या बता रखा है, तो 28 और 29 बताते हैं आपको सेंटेंस के बारे में। तो यहां पर तो लिखा है कि सेंटेंस ऑफ कोर्ट, यहां पर तो क्या लिखा है, वहां पर शब्द यूज हुआ है कोर्ट के बारे में, और यहां पर लिखा है मजिस्ट्रेट के बारे में, कोर्ट ऑफ, यहां पर मजिस्ट्रेट के बारे में। तो कोर्ट का मतलब यहां पर क्या है 28 में, तो कह रहा है यहां पर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट से है, सेशन कोर्ट से है, इनसे है। ठीक है, किन से मतलब है यहां पर, हाई कोर्ट से है और सेशन कोर्ट से है। तो 28 में तो उन कोर्ट्स की बात कर रहा है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट की बात आएगी तो फिर बताओ, मजिस्ट्रेट की बात आएगी तो कौन सा होगा। तो मजिस्ट्रेट के केस में ये बताता है आपको कि यहाँ पर सीजीएम से है, सीएमएम से है, एमएम से है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से है। तो आप सभी को पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है कितनी सजा दे सकता है, बताओ। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंडादेश की दशा में हाई कोर्ट उसे पुष्ट करेगा। क्लियर हो रही है बात? मतलब कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, लेकिन कंफर्मेशन विद द हाई कोर्ट। अब देखो, आप वहीं पर पहुंचा दूंगा सब, अब वहीं से घूम फिर के हम वहीं पहुंचेंगे सीधे सीधे। ये स्टोरी है, इसे तरीके से पढ़ोगे ना तो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब देखो वहीं पहुंचेंगे हम, कि आपने कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है, हाई कोर्ट तो कितनी सजा दे सकता है, उसके पास पूरी पावर है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन की बात आती है या एडिशनल सेशन जज जो है उसमें बैठने वाला, वो क्या करेगा उस केस में, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, लेकिन कंफर्मेशन किससे लेना पड़ता है उसे, हाई कोर्ट से लेना पड़ता है। और फिर आपका यहीं पर चैप्टर नंबर 28 आ जाता है। ये जो आपने बात कही थी ना, कंफर्मेशन विद द हाई कोर्ट, डेथ सेंटेंस इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, तो ये ही चैप्टर नंबर 28 है। और 28 में पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जैसे ही डेथ सेंटेंस सुना देगा किसी व्यक्ति को, तो कोर्ट ऑफ सेशन की ये ड्यूटी है, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन की मतलब उसमें बैठे व्यक्ति सेशन जज की और एडिशनल सेशन जज की, उसकी ये ड्यूटी है कि वो सीधे किसको भेजेगा कंफर्म करने के लिए, हाई कोर्ट को भेजेगा। और हाई कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा, अब चाहे तो उसे एक्विटल कर सकता है, उसमें जजमेंट चेंज कर सकता है, लेकिन जजमेंट यहां दिया था ना, जजमेंट के एक्स्ट्रा करिकुलम है ये चैप्टर नंबर 28, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी जब डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है। तो यहां पर कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। लेकिन जुडिश अब मजिस्ट्रेट के बारे में देख लो, असिस्टेंट सेशन जज का तो पता ही है आपको, 10 साल तक की पावर दे रखी है वहां पर, और एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के पास सेम पावर होती है। आपको पता है डिफरेंस क्या होता है एडिशनल सेशन जज में और सेशन जज में, किसी को कोई बता सकता है, या पावर सेम ही होती है दोनों पे? सर पावर तो सेम होती है दोनों के। फिर भी बड़ा कौन होता है इनमें से? सर सेशन जज बड़ा होता है, क्यों होता है? क्योंकि मेन ऑथराइज तो वो होता है, बट वो खुद फिर बाद में ऑथराइज कर देता है एडिशनल सेशन जज को, कि उसके पास अगर जैसे वर्क ज्यादा होता है, केसेस ज्यादा होता है, तो फिर बाकी के केसेस वो सुनता है। इसका क्या मतलब हुआ, बताइए। देखो हम तो खुले विचार वाले आदमी हैं, आपको जो समझ में आ रहा है अपने हिसाब से बोलिए, फिर मैं बताऊंगा ना कि आगे का क्या होगा, उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि क्यों सेशन जज बड़ा होता है या एडिशनल सेशन जज बड़ा होता है, पावर सेम होने के बाद भी फिर भी इतना डिफरेंशिएट क्यों है।
तो ध्यान रखना, जब ऐसी कोई चीज मिलती है आपको सामने, तो उसके पीछे केवल लॉ का या पावर का ही हक नहीं होता, पीछे उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक व्यवस्था भी होती है। तो सेशन जज जो होता है, जैसा कि पलक जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, प्रशासनिक जो होता है, प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो होता है, उसमें जब देखा जाएगा तो सेशन जज का दायरा बड़ा निकलेगा, ओहदा जो है, उसका पद जो है वो बड़ा निकलेगा, क्योंकि वही जो है आगे की बिजनेस जो होते हैं, जो वर्क होते हैं, वही एडिशनल सेशन जज और लोगों को सौंपता है। तो प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से देखा जाएगा, तब तो सेशन जज बड़ा है, नहीं तो दोनों के पास पावर सेम ही होती है। और यही चीज सेक्शन नंबर 28 में बताई हुई है, चाहे सेशन जज हो चाहे एडिशनल सेशन जज हो, दोनों ही डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से अब मैं मजिस्ट्रेट के बारे में बताता हूं। मजिस्ट्रेट जो है आपके सीजेएम जो है, उनको कितने साल की पावर है, कितनी सजा दे सकते हैं वो? 7 साल की। सीएमएम भी दे सकते हैं 7 साल की, ठीक है। इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एमएम कितनी दे सकते हैं सजा? 3 साल की। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल और 10,000 रुपए जुर्माना जी। 10,000 रुपए जुर्माना, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर हम बात करें जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, तो वो कितना दे सकता है? 1 साल की सजा, 5,000 रुपए 1 जुर्माना। साल। बिल्कुल, 1 साल का सजा और 5,000 रुपए जुर्माना। 5,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, लेकिन राजस्थान की जब बात की जाएगी ना, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की तो कोई पोस्ट होती नहीं है हमारे यहाँ पे, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पोस्ट होती है। तो वहां पर राजस्थान के अंतर्गत अमेंडमेंट के थ्रू 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्लियर हो गई बात? लिख लो अपने पास। तो हमारे सामने देखो अब क्या आ गया, एक तो ये आ गया 28 और आ गया 27, लेकिन जजमेंट दे दिया, और जजमेंट से दो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। या तो आपने उस चीज व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया, तो जिस व्यक्ति को कन्विक्ट किया है, सपोज करो ए के खिलाफ एलिगेशन लगे थे, एफआईआर दर्ज हुई थी, तो इसके खिलाफ जब आपने कन्विक्ट कर दिया इस व्यक्ति को, तो ऐसे केस में जो ए नाम का व्यक्ति होगा, ये इस केस में अगर ये चाहता है कि मैं इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, कोर्ट ने मेरे को ज्यादा सजा दे दी है, या मेरे 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 खिलाफ ज्यादा ऐसा तो कुछ भी नहीं किया जिस तरीके से इन्होंने सजा दी है मुझे, और इन्होंने क्या मेरे को झूठे केस में फंसा दिया है, मैं सजा का हकदार ही नहीं हूं, तो ऐसे केस में ए नाम का व्यक्ति क्या हो जाएगा, यहां पर पीड़ित व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्रीव्ड पार्टी। ए नाम का व्यक्ति क्या हो गया यहां पर? अग्रीव पार्टी, पीड़ित पक्षकार हो गया। क्यों क्यों हुआ? क्योंकि ये जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। जो जजमेंट दिया गया है कोर्ट के द्वारा, चाहे इनमें से किसी भी कोर्ट ने दी हो, उस जजमेंट से व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है। साथ ही साथ क्या पता इसको अगर छोड़ दिया होता, सपोज करो कन्विक्ट कर दिया तो ये सेटिस्फाइड नहीं है, और इसे एक्विटल कर दिया तो कौन सेटिस्फाइड नहीं होता? ए नाम का व्यक्ति एक्विटल कर दिया गया होता, बरी कर दिया गया होता कोर्ट के द्वारा कि बाइज्जत बरी करता हूं, तो कौन व्यक्ति जो है इस जजमेंट से नाराज होता? बताओ, ए होता क्या? बी। बी। बी जी नाम का बी जी। व्यक्ति होता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अग्रीव पार्टी कौन हो जाती उस केस में? बी हो जाता। तो अगर मान लो ए अगर सेटिस्फाइड नहीं होता और ये अग्रीव पार्टी होती, तो उस केस में तो ये क्या करता उस केस में? अपील करता सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो आपको सब कुछ 29 पता है। चैप्टर। बिल्कुल। अब ये मैं इरेज कर दूं क्या यहां से सारा कुछ? बताइए, इरेज कर दूं क्या सारा? चलिए, देखिए, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अग्री पार्टी कौन है, यहां लिख देता हूं ए। तो ए इस जजमेंट से जो ये दिखाई दे रहा है, इससे सेटिस्फाइड नहीं है। चैप्टर नंबर 27 में देखा, या अगर यहां पर कंफर्मेशन कर दी गई होती हाई कोर्ट के द्वारा, ये भी यहां पर जो जजमेंट दिया रहा था, या सपोज करो 27 में जजमेंट दिया गया था, लेकिन 28 के अंतर्गत हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ऊपर जजमेंट आ रहा है, तो जजमेंट चाहे ये हो चाहे 28 का हो, लेकिन इसी का ही छोटा भाग है ये 28, ठीक है।
तो अगर इनमें से कोई भी जजमेंट आता है तो उनके खिलाफ क्या कर सकती है पार्टी? अपील कर सकती है। और अपील का चैप्टर यहीं से चालू होता है और बताता है चैप्टर नंबर 29 के बारे में। अब अपील कौन कौन कर सकते हैं? तो आपको पता है अपील ए भी कर सकता है और बी भी कर सकता है। क्लियर हो रही बात? तो दोनों ही अपील कर सकते हैं। अब यहां पर ए तो अक्यूज है तो उसको तो वो तो खुद करेगा ही, लेकिन बी का अपील करने का मतलब है यहां पर क्रिमिनल केसेस को बी के लिए कौन लड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लड़ती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? लोक अभियोजक। बिल्कुल, पीपी होगा, एपीपी होगा या एसपीपी होगा। क्लियर हो रही है बातें? इनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलता है सेक्शन नंबर 24 और एपीपी के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 25। और इन तीनों के ऊपर जो कमांड करता है वो कौन है बताओ? अभियोजन पीपी। निदेशालय। बहुत बढ़िया। पीपी, एपीपी और एसपीपी के ऊपर जो कंट्रोल करता है, इनको क्या काम करना है इनको बताता है, वो है सेक्शन नंबर 25A, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है? तो वहां पर बता रखा है एक तो होता है डीपी, एक होता है डीडीपी। डीपी मतलब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डीडीपी मतलब होता है डेप्यूटी डायरेक्टर। डीडीपी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये कंट्रोल करते हैं इन लोगों को। तो अपील के बारे में समझ में आ गया? कितने से कितने सेक्शंस बता रखे हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा। सेक्शन नंबर है 372 से लेकर के और 394 तक के सेक्शंस को कवर करता है। क्लियर होगी बात है? अब और आगे आ जाते हैं इससे आगे। अब सपोज करो जब ये व्यक्ति, जो कोर्ट है, वो क्या कर रही है उस केस में, जब कोर्ट सुनवाई कर रही है या वो कोई जजमेंट देना चाहती है, किसी को कन्विक्ट या एक्विटल करना चाहती है, तो अब क्या हुआ कि जब वो करना चाहती तो है, सुनना तो चाहती है, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठ गए किससे रिलेटेड? लॉ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड उठ गए? लॉ से रिलेटेड। और उसको लग रहा है कि यार लॉ के अंदर कोई ना कोई कमी तो है, और इस कमी को मैं तो पूरा कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो छोटा कोर्ट हूं। लेकिन इसके ऊपर ना तो हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई जजमेंट दिया है जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, और ना ही हमारी आईपीसी सीआरपीसी कुछ नहीं कहती इसके बारे में। तो बताओ अब क्या करूं मैं? तो ऐसे केस में ऐसे क्वेश्चन को, जो भी कोर्ट ऐसा केस लड़ रही है, केस को सुन रही है, वो क्या करेगी? उस क्वेश्चन को रेफर कर देती है। क्या कर देती है? रेफर करेगी। और रेफर कहां करेगी बताओ? हाई तो वो हाई करेगी, कोर्ट में करेगी सर? कहां करेगी? हाई कोर्ट में रेफर? बहुत बढ़िया, तो हाई कोर्ट में रेफर कर देगी। अब हाई कोर्ट जो है जैसे ही उस क्वेश्चन को सुन करके उसका अगर उसका निदान कर देता है, उसका आंसर दे देता है कि इसका मतलब क्या होगा, तो वापस से उस जजमेंट को, उस क्वेश्चन को किसको भेज देगी? उसी को जिसने वो रेफर किया है। क्लियर हो गई बात? इसी को क्या कहते हैं अपन? रेफरेंस कहते हैं। इसे रेफरेंस कहते हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है, बताओ, 30। 30। और साथ ही साथ एक और चीज देखिए, ये तो होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, जब कोई डाउट अराइज हो जाए, डाउट रेज हो जाए और उसको लेकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया है, ना ही लॉ के अंदर कोई चीज विदित है, तो फिर ऐसे केस में रेफरेंस जो है हाई कोर्ट पे किया जाता है और हाई कोर्ट उसका निदान करके देता है। आगे देखिए, इसी तरीके से इसी चैप्टर के दो भाग थे। एक तो रेफरेंस तो आपको पता ही चल गया, एक होता है रिवीजन। रिवीजन भी देख लीजिए, ये एक से जुड़ा हुआ है सब कुछ, फिर उसी के साथ चले जाओगे। रिवीजन में क्या होता है, सपोज करो किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया, ठीक है, उसकी कार्रवाई कर रहा है, या उसने ट्रायल के दौरान उसको, उसका ट्रायल चला रहा है कोई कोर्ट। ध्यान रखना किसके ऊपर बात उठ रही है, किसी कोर्ट के ऊपर, यहां लिख देता हूं कोर्ट है कोई।
अब उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन तो था नहीं, जैसा कि हमने कहां पढ़ा था, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा था, पता है ना जुरिस्डिक्शन के बारे में। या कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था उसको इतनी सजा देने की, जैसा कि कहां पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। ना तो जुरिस्डिक्शन था, ना वो कॉम्पिटेंट था, और फिर भी उसने जजमेंट दे दिया। तो ऐसे केस में उस कोर्ट के खिलाफ पार्टी क्या करेगी, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, इन दोनों में से कोई भी पार्टी जो है उस कोर्ट के खिलाफ क्या कर देती है, एप्लीकेशन फाइल कर देती है उससे बड़े वाले कोर्ट में। या वो बड़ा वाला जो कोर्ट है वो डायरेक्ट क्या ले लेता है, सुओ मोटो ले लेता है, कहता है कि यार ये कैसे सुन रही है कोर्ट, वो भी तो ध्यान रखते हैं ना, सुपरविजन करते हैं उनका। तो एप्लीकेशन या सुओ मोटो के आधार पर वो जो कोर्ट है, वो कोर्ट कौन सी हो सकती है, वो हाई कोर्ट हो सकती है, वो कोर्ट ऑफ सेशन हो सकती है। तो वो क्या करेगी उस केस में, उस कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट जो भी उसने लिए हैं, जो एविडेंस लिए हैं, उन सबको चेक करेगी और उन पर अपना डिसीजन भी दे सकती है। तो इसी को कहते हैं उस केस का रिवीजन करना, उसका व्यू देखना। तो ये जो है रिव्यू के बारे में बात कर, सॉरी, रिवीजन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको दो तरीके की चीजें समझ में आ रही हैं, एक तो रेफरेंस और दूसरा आ रहा है रिवीजन। रेफरेंस रिलेटेड प्रोविजन पूछे जाते हैं बहुत बार, तो याद रखना 395 और 396। लेकिन जब भी रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ध्यान रखना 397 से लेकर के और करीबन करीबन सेक्शन नंबर 10405 तक के सेक्शंस कवर करता है यहाँ पर। लिखते जरूर जाना, नहीं तो फिर ये याद नहीं रहेगा कुछ भी। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, बताओ समझ में आया नहीं आया। रेफरेंस पे भी आ गए और रिवीजन पर भी आ गए हम। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी तरीके का किसी को? नो सर। क्लियर है? ये वाला इस पार्ट को इरेज कर दूं क्या? बोलो, इरेज करूं या नहीं करूं? कर दीजिए सर। चलिए, अब ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जजमेंट आ चुका है हमारे पास, इस जजमेंट के खिलाफ ही सारी चीजें जाएंगी। ये जो जजमेंट है ना, इसके खिलाफ ही आप जजमेंट के टाइम पर या तो रेफरेंस कर रहे थे, रिवीजन का इस्तेमाल कर रहे थे, या आप क्या चाहते हो कि कोई कोर्ट जो है वो हमारे साथ बायस हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो घर है वो दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाला है, या मेरे पास पहले से ही बहुत सारी एफआईआर हो चुकी है, मैं यहां पर अपना केस नहीं चलाना चाहता, इस पर्टिकुलर कोर्ट पर नहीं चलाना चाहता, मैं अपने केस को क्या करना चाहता हूं, ट्रांसफर करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है आपके सामने एक और चैप्टर कि मैं इस केस को इस पर्टिकुलर कोर्ट में नहीं चलवाना चाहता, मेरे को कोई और ही कोर्ट चाहिए, मैं उसमें करवाना चाहता हूं। उसे कहते हैं ट्रांसफर, केस की बात हो रही है, ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। जजमेंट से पहले की बात हो रही है कि वो व्यक्ति जो है सेटिस्फाइड नहीं है, या तो ए या बी। ठीक है, पार्टी का ध्यान रखना नाम, या तो ए है या बी है, वो क्या है, किसी केस से सेटिस्फाइड नहीं। तो याद रखना कि अगर मान लो ऐसा केस है कि जहां पर एक हाई कोर्ट, एक केस को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवा रहे हो, जैसे राजस्थान है ये और ये है हरियाणा, यहां पर अपना केस ट्रांसफर करवाना चाहते हो, तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी वहां पर, हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की, की सर। सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। और अगर मान लो आपको क्या करना हो, एक एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में करवाना हो तो केस ट्रांसफर, सर हाई हाई कोर्ट। कोर्ट। फिर हाई कोर्ट आ जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि विद इन स्टेट ही आपको ट्रांसफर करवाना है, उसी स्टेट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह।
तो ऐसे करके भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के मतलब विद इन डिस्ट्रिक्ट ही आपको ट्रांसफर करवाना हो तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसी के किसी सिटी में करवाना हो, सेशन कोर्ट। या तो यहां लिख दो सिटी, तो वहां पर आप किससे ट्रांसफर करवाओगे, कोर्ट ऑफ सेशन से करवाओगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन होती हैं। ऐसे ही कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर भी बहुत सारे कोर्ट आते कि नहीं आते, जैसे कि एक सीजेएम की कोर्ट से आपको क्या करवाना है, ओ सॉरी, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जीएमएफसी की कोर्ट में है और आपको उसे कोर्ट में ट्रांसफर कराना है जीएमएफसी की कोर्ट में, तो फिर कौन करेगा, सीजेएम करेगा। क्लियर हो रही हैं चीजें आपको? तो ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं इस तरीके से आपके। तो कितने से कितने सेक्शंस को बता रहा है ये, सेक्शन नंबर है आपके 406 से लेकर के करीबन करीबन 412 तक, 412। 412 तक के सेक्शंस हैं आपके। ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने एक और चैप्टर था, जैसे कि आपने देखा कि जजमेंट हुआ था, और जजमेंट में क्या हुआ था, किसी व्यक्ति को आपने प्रूव कर दिया था कि ये व्यक्ति जो है कन्विक्ट है और इसको मैं कितने साल की सजा देता हूं, 10 साल की, 20 साल की डेथ सेंटेंस देना चाहता हूं। तो कोर्ट ने अभी जजमेंट ही तो दिया है, लेकिन जजमेंट का निष्पादन जिसको कहते हैं इंग्लिश में एग्जीक्यूशन थोड़ी ना हुआ अभी। एग्जीक्यूशन किससे करवाएगा, वो जेलर से करवाएगा। कौन करेगा उसे, जेलर। और जेलर को क्या भेजेगा, वो वारंट भेजेगा, या उसको किसी को डेथ सेंटेंस या फांसी दिलवानी है तो उस केस में क्या करेगा, हैंगमैन को एग्जीक्यूशन करवाएगा। लेकिन हैंगमैन थोड़ा ना होता डायरेक्ट, जेलर ही तो होता है वहां पर भी। तो वहां पर जेलर को वारंट इशू किया जाता है और उसे कहा जाता है ऐसा करो, आप क्या करो, उस व्यक्ति का एग्जीक्यूशन करवाओ। तो जजमेंट के रिगार्डिंग ही कुछ और चैप्टर भी यहां पर खुल के आते हैं। तो चैप्टर आता है आपका 31, सॉरी 32, ये आपका चैप्टर नंबर 31 था। चैप्टर 32 क्या बता रहा है यहाँ पर जजमेंट के रिगार्डिंग, तो ये कहता है कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन। कभी कभी सपोज करो कोई महिला प्रेग्नेंट है, फांसी दे रहे थे उसके और वो पता चला वो तो प्रेग्नेंट निकली महिला। तो आप में से अभी किसी ने मूवी देखी है सालार, सालार नहीं थी वो शायद, वो एक शाहरुख खान की मूवी थी जवान। ना, फिर जवान। जवान। जवान थी क्या, हाँ, जवान हाँ। मूवी के अंदर वो जो शाहरुख खान जो जेल के अंदर रहता है, वो व्यक्ति, उसकी माँ क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, पता है ना ये बात। तो उस टाइम पर उसको फांसी नहीं दी जाती, लेकिन वो 10 साल का होता है, 10 साल के बाद उसकी माता को फांसी दे दी जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? लेकिन हमारे कानून में अब चेंज हो चुका है। लेकिन पहले तो क्या होता था कि ऐसा ही सिस्टम था, तो वो जो बता रखा है वो सही था। 10-12 साल का बच्चा अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद क्योंकि लालन पालन इतने टाइम कर लिया, उसे उसको फांसी दे दी जाती थी। लेकिन अब हम क्या अपनाते हैं, रिफॉर्मेटिव अप्रोच अपनाते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि वो जब बच्चा है तो उसको 18 साल 20 साल तक उस बच्चे को क्या रखा जाए, उसका प्रोटेक्ट उसकी माँ ही करे, चाहे जेल में ही कर रही हो। तो उसके लिए अब क्या किया जाता है, डेथ सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइफ आजीवन इम्प्रिजनमेंट में। कारावास में। ठीक है ना, तो ऐसे कर दिया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जजमेंट के अंदर कन्विक्शन की जब बात होती है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, या उसको सस्पेंशन कैसे किया जा सकता है, उसका रिमिशन कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। और ये चैप्टर है आपका कौन सा, 32। इसमें पूरी पावर बता रखी है कि किस तरीके से कोर्ट्स काम करेंगी, किस तरीके से वो सस्पेंशन कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट कब कर सकती है। तो ये कुछ कायदे कानून जो है आपको पता चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब यहाँ पर आप चैप्टर को पढ़ते हो तो कुछ और चीजें भी आपके सामने निकल के आती हैं। जैसे कि आपको आईपीसी का एक सेक्शन पढ़ा है 54, 55, बताओ, सेक्शन 54 और 55 के बारे में कौन जानता है आईपीसी का? दंड के बारे में प्रावधान है सर। क्या बता रखा है दंड के बारे में प्रावधान वहां पर? कितने प्रकार का होता है। अरे वो तो 53 में बता रखा है। सर दंडादेश का लघुकरण किया जाता है वहां पर। हाँ सर, लघुकरण लघुकरण सर। की बात की गई है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लघुकरण की बात की गई है। लघुकरण का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर लिखा हुआ है शब्द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, किसी भी दंड को
लघुकरण में कर सकती है, बदल सकती है। पढ़ा है ना ये चीज? तो उसी के बारे में यहां पर सीआरपीसी में प्रावधान दे रखा है कि इसको अकॉर्डिंग टू चैप्टर, कौन सा चैप्टर? अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 32 क्या कर दिया जाएगा? ऐसे ऐसे अपराध का जो भी सजा हो रखी है उसको कम कर सकती है, और कम करने के भी कुछ प्रावधान बता रखे हैं जिनको आपको सेक्शन नंबर 433 में बता रखा है। किसमें बता रखा है? 433। पता है नहीं पता इनके बारे में? सेक्शन नंबर 433 में गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है चाहे तो। इसके अलावा सेक्शन नंबर 434 भी यही बात बताता है, 435 भी यही बात बताता है। तो ऐसे करके आपके सामने एक और चैप्टर आ गया जिसके सेक्शन पता चलते हैं आपको 413 से लेकर के और करीबन करीबन 435 तक के। क्लियर हो रही चीजें? अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अब देखो, इसमें थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया है, इसके बारे में और सुन लीजिए। देखिए, अब चैप्टर नंबर 32 पे पहुंच गए। तो चैप्टर नंबर 33 की बात आती है। आपको एक बात तो पता ही है, बेल और बॉन्ड से रिलेटेड एक ही चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर है 33। बेल बॉन्ड के बारे में आपने बहुत बार पढ़ाई है कि आपने जैसे कि वारंट के बारे में सुना है, ठीक है? और बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस तो सुना ही है आपने। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस सबके बारे में सुना है ना? अब ये बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होते हैं, कौन से सेक्शन बता के बताओ, कौन सा सेक्शन है? तो डेफिनेशन क्लोज में दे रखा है 2B में। 2B है या 2A है? बी है सर। बी में क्या बता रखा है? सर, अजमानती अपराध का दे रखा है सर। क्या बता रखा है? देखो एक बार चेक करके, 2B है या 2A सर है? 2A में तो बेलेबल ऑफेंस था, 2B में चार्ज। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो सेक्शन हाँ जी नंबर सर। 2A जो है उसमें बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात की गई है, ठीक है? तो वहां पर बता रखा है इसके बारे में, लेकिन वो कहता है कि बेलेबल नॉन बेलेबल का पता कैसे चलेगा, तो कहता है शेड्यूल नंबर 1 से देख लीजिए। अभी बताया था मैंने आपको कैटेगरी ऑफ ऑफेंस के बारे में कि क्या क्या बता रखे हैं। तो वहीं पर बता रखा है कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब तो ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल का राइट होता है पार्टी के पास, और नॉन बेलेबल का मतलब है कि वहां पर राइट नहीं है। तो राइट नहीं है तो क्या है? तो राइट नहीं होता तो वहां पर क्या करता है वो व्यक्ति जो है, कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि साहब मुझे बेल दे दो। अब डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसे बेल पर छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। मतलब बेल पर छोड़ने का मतलब है जमानत पर वो छोड़ना चाहता है या नहीं चाहता, वो डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, ठीक है? तो बेल में तो आपको एज अ मैटर ऑफ राइट होता है कि आपको राइट है ही और कोर्ट को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। लेकिन नॉन बेलेबल में ऐसा नहीं है, वो पावर है उसके पास, छोड़े तो छोड़े और नहीं तो नहीं छोड़े। इससे रिलेटेड पूरे के पूरे चैप्टर के प्रावधान जो है आपको सेक्शन नंबर कितने से कितने हैं, 436 से लेकर के 450 तक के सेक्शंस को कवर करता है। अब ये कहाँ काम आता है बेल का प्रोविजन? बेल से रिलेटेड काम ये सारे के सारे ट्रायल से पहले पहले काम करते हैं। जैसे कि पुलिस के टाइम पर, जैसे बेलेबल बेलेबल वारंट होता है, एक नॉन बेलेबल वारंट होता है, पता है ना बात? वारंट जब इशू किए जाते हैं तो या तो बेलेबल वारंट इशू किया जाएगा तो बेल पर छोड़ देते हैं, अगर वो बेल दे देता है तो। नॉन बेलेबल है तो बेल पर छोड़ा ही नहीं जाएगा, वो कोर्ट के सामने पेश होगा। या ऐसा केस जहां पर ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के टाइम पर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे बेल पर छोड़ दीजिए, तो फिर उसे बेल पर भी छोड़ा जाता है। तो ऐसे करके आपके सामने बेल और बॉन्ड से रिलेटेड भी प्रावधान आ जाते हैं, ठीक है? इसमें बता रखा है, फिर पूरा प्रोसीजर बता रखा है बेल पे कैसे कैसे छोड़ा जा सकता है। अगर सिक्योरिटी मांगी गई, सिक्योरिटी छोड़ दी तो फिर क्या हो सकता है, क्या वापस अरेस्ट करा जा सकता है, और भी सारे प्रावधान इस तरीके के बताए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है? फिर आपके सामने एक और चैप्टर खुल के आता है, वो है चैप्टर नंबर 34। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। ये चैप्टर कब काम आता है? जब किसी व्यक्ति को जजमेंट दिया जाता है ना, कि जब उसे या तो कन्विक्शन किया जा रहा है या एक्विटल किया जा रहा है,
और जब किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी संपत्ति को सीज किया था, ठीक है। जो जो संपत्ति सीज की थी, व्यक्ति को तो पकड़ा ही था, पकड़ने के साथ साथ उसके साथ संपत्ति को भी अटैच किया था, कुर्की की थी, सीज की थी, ठीक है, जो भी उस अपराध के सामने के टाइम पर मिली थी। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज का कह रहा है जब जजमेंट केस का सेटलमेंट हो गया है, केस निपट गया है, निपटारा हो गया है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। तो कह रहा है वो प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को जाएगी? ए को जाएगी या बी को जाएगी? इनके बीच में तो केस चल रहा था। सपोज करो ये ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, इस बी के घर पे जाकर के डकैती करता है, मतलब डकैती करेगा तो 5 लोग चाहिए, तो ए के साथ बहुत सारे लोग और थे, सी डी ई एफ ऐसे करके बहुत सारे व्यक्ति थे। ये सारे पकड़ लिए या सारे में से 3 ही पकड़े गए हम पे, लेकिन पता था कि 5 थे। तो या तो डकैती की है या रॉबरी की है, तो इसके घर से ये बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात उठा लिया। तो इस व्यक्ति को जब सजा होगी तो क्या बी का जो सोना चांदी था वो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो हाँ या ना, बोलो। बी का पैसा जो है, जो इसे घर से उठाया गया था, लेके गए थे, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। तो उसको मिलने के जो प्रावधान है कि वो कैसे मिलेगा, उसका तरीका जो है यहां बताया हुआ है चैप्टर नंबर 34 में। मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस तरह की जो भी प्रॉपर्टी है, यहां पर बता रखा है कि अगर मान लो ड्रग्स मिले ए के पास से, तो प्रॉपर्टी तो वो भी है, क्या उसको वापस दे देंगे क्या उस व्यक्ति को? ड्रग्स तो डिस्ट्रॉय करने के लिए कहेगा। जैसे बंदूक हो गई, कोई चाकू छुरी या कोई और चीज मिली, तो उसको वापस दे देगा कि ऐसा कर, दोबारा कर लेना ऐसा। उस केस में क्या करेगा? उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कहेगा। तो जो चीज देने की है उसे दे देगा, और जो चीज डिस्ट्रॉय करने की उसे डिस्ट्रॉय करवा देगा। लेकिन किस सेक्शन के तहत, किस चैप्टर के तहत? तो चैप्टर नंबर 34, सेक्शन कितने से कितने? तो 451 से लेकर के 459 तक के सेक्शन से ये बताते हैं। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट क्या है इसके पीछे, इस चैप्टर के पीछे आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल, ठीक है। फिर आता है आपके सामने एक और चैप्टर, चैप्टर नंबर आता है 35। अब क्या होता है, कोर्ट कभी कभी अपनी पावर का यूज कर लेता है, लेकिन एक्सेसिव यूज कर लेता है। जैसे नियम बता रखे हैं उस तरीके से नहीं करके थोड़ी सी और पावर इस्तेमाल कर ली उसने। तो ऐसे करके क्या होता है कि जब जजमेंट या ऑर्डर के टाइम पर या ट्रायल के टाइम पर उसने जो अपनी पावर का यूज कर लिया है, लेकिन करना नहीं चाहिए उसे, तो उसके लिए बता रखा है कि कौन सी चीज तो ऐसे अगर यूज किया है तो इरेगुलरिटीज की बात की गई है वहां पर, है ना। तो इरेगुलरिटीज तो की जा रही है, लेकिन कहां पर वो विशिएट की जाएगी, मतलब कहां पर वो वॉइड की जाएगी और कहां पर वो वैलिड मानी जाएगी, उसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 35 बताता है। तो विशिएट का मतलब तो हुआ कि वॉइड, कि वो कार्रवाई जो है वो निरस्त हो जाएगी कि जो उसके तहत की गई है। लेकिन फिर भी एक्सेसिव यूज कर लिया है तो कोर्ट उसको कभी कभी, कोर्ट को छूट मिल जाती है, चलो कोई बात नहीं, तुमने इस तरीके की पावर का इस्तेमाल किया ना, कोई बात नहीं, तुमने इतनी मेहनत करी है, तुम्हें इसको विशिएट नहीं कर सकते हम, तो नॉट विशिएट। तो यहां पर इरेगुलर प्रोसीडिंग की बात की गई है। जैसे समन की जगह डायरेक्ट वारंट भेज दिया। वैसे समन केस था, समन केस में क्या भेजना चाहिए उससे पहले? समन भेजना चाहिए, लेकिन उसे समन की जगह वारंट भेज दिया। अच्छा वारंट भेज दिया कोई बात नहीं, लेकिन वारंट भेजने के टाइम पर उसने रीजंस भी रिकॉर्ड नहीं करे। समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? कि वैसे वो रीजन तो बताना चाहिए ना, सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए कि किस आधार पर पकड़ रहे हो, वो भी नहीं बताया, प्रोक्लेमेशन करवा दिया। तो ये इलीगल एक्टिविटी तो है कोर्ट के द्वारा जो की जा रही है, तो उसमें वो वॉइड होगा या वैलिड होगा वो डिपेंड करेगा। तो ये चैप्टर ये बताता है। फिर ऐसे ही एक और चैप्टर आता है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 36। चैप्टर नंबर 36 जो है, अब देखो ये जो चैप्टर है आपका 35, ये पता है कहाँ काम करता है? ये रिवीजन के केस, जब रिवीजन करता है ना कोर्ट, बड़े कोर्ट जो इनका रिवीजन करते हैं, तब देखते हैं इस चीज को कि कहीं इसने इरेगुलर प्रोसीडिंग का यूज तो नहीं किया वहां पर, ठीक है। ऐसे ही आता है चैप्टर नंबर 36। यहां पर बता रखी है आपको क्या लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कि कोई छोटा मोटा केस है तो उसके आधार पर उसका केस सुना जाए नहीं सुना जाए, 6 महीने की सजा हो रही है जिसमें 1 साल की हो रही है, 1 महीने की सजा हो रही है, तो वहां पर कुछ लिमिटेशन पीरियड बता रखे हैं कि उसकी एफआईआर अगर उसमें केस में करवाई गई है, केस कोर्ट के पास चला गया है, तो कब कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा और कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, केस को सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो सारा काम जो है चैप्टर नंबर 36 में बताया हुआ है, ठीक है।
इसमें काफी सेक्शन बता रखे हैं आपको कि ये कहाँ से कितने सेक्शंस के बारे में है। जैसे कि इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स बता रखी है ना आपको कि 360 से चालू होती हैं और करीबन करीबन ये जो है आपकी 360 से चालू होकर के, सॉरी 360 नहीं 460, 460 से लेकर के और करीबन करीबन 466 तक की प्रोविजंस बता रखे हैं आपके इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स में। दूसरा ऐसी लिमिटेशन जो है वो 467 से लेकर के करीबन करीबन 437 तक 473 तक बता रखे हैं। और 474 जो मैंने हाई कोर्ट का ट्रायल बताया था आपको याद है, उसे कहते हैं मिसलीनियस, प्रकीर्ण, क्या कहते हैं, मिसलीनियस प्रोविजंस। मतलब जो चीजें इस एक्ट में जो भी इतने सारे चैप्टर दे रखे थे उसमें कुछ चीजें छूट गई हैं, उन सब चीजों को कहां जोड़ दिया जाएगा, चैप्टर नंबर 37 में, उसे कहते हैं मिसलीनियस। जैसे कि इनहेरेंट पावर 480, कौन सा सेक्शन है, इनहेरेंट पावर बाय ऑफ द हाई कोर्ट, कौन सा सेक्शन बताता है, 482 सर। सेक्शन नंबर 482 है ना। तो इस तरीके की जो चीजें हैं हाई कोर्ट ट्रायल, वैसे तो हाई कोर्ट के ट्रायल के बारे में कहीं नहीं बातें हो रखी थी, ट्रायल केवल 4 तरीके के बता रखे थे, लेकिन मिसलियंस में क्या बता रखा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और भी सेक्शंस होते हैं, तो हाई कोर्ट का ट्रायल बता रखा था। तो ऐसी जो चीजें हैं 37 में आपको बता रखी हैं, 474 से स्टार्ट है और करीबन करीबन 484 तक के सेक्शन जो है आपको इस चैप्टर के बारे में बताते हैं, 37 चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इस इंडेक्स सीआरपीसी की इंडेक्स में 3-4 चीजें पता चल गई हैं। एक तो पता चल गया है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज कंफर्म हो गई है इंडेक्स के बारे में। तो पता चला चैप्टर टोटल कितने हो गए इसमें, 37, सेक्शन कितने हैं टोटल 484। शेड्यूल के बारे में भी हमने जान लिया था। तो शेड्यूल यहाँ पर एक तो थी फर्स्ट शेड्यूल जिसके अंदर कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बता रखा है कि ऑफेंसेस कितने तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, है ना, ट्रायल किसके द्वारा चलाया जाएगा उसके बारे में पढ़ा था। एक शेड्यूल और है, शेड्यूल नंबर 2। ये शेड्यूल नंबर 2 जो है इसके अंदर जब भी कोर्ट कोई ऑर्डर देती है, जैसे कि प्रोक्लेमेशन का, समन का, वारंट का, अरेस्ट करने का, है ना, या किसी विटनेस को बुलाने का, उसके लिए कोई किसी वस्तु को कोर्ट में पेश करवाने का, इस तरीके जितने भी ऑर्डर दिए जाते हैं उनका फॉर्मेट जो है मजिस्ट्रेट को यहां से फॉलो करना पड़ता है, वो है शेड्यूल नंबर 2। तो ध्यान रखना शेड्यूल 1 जो है उसके कितने भाग बता रखे हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल के 2 भाग होते हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। कितने भाग बता रखे हैं फर्स्ट शेड्यूल के, 2 भाग होते हैं, पास्ट फर्स्ट और सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो है उसमें आईपीसी के बारे में बता रखा है और पार्ट सेकंड में अदर लॉज की बात की गई है, अन्य जो लॉज होते हैं क्रिमिनल लॉज। ऐसे ही शेड्यूल नंबर 2 के अंदर टोटल फॉर्म कितने बता रखे हैं, बताओ कितने बता रखे हैं, 56। कितने हैं शेड्यूल टोटल, शेड्यूल 2 के अंदर 56 फॉर्म बता रखे हैं। ध्यान रखना ये प्री में कुछ सवाल आते हैं आपके, पार्ट 2 होते हैं शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इंडेक्स में पता चल गया चैप्टर 37 है, सेक्शन 4 जो है आपके 484 तक है, और शेड्यूल कितनी है, 2, पहली शेड्यूल में 2 भाग हैं, और शेड्यूल 2 के अंदर कितने फॉर्म बता रखे हैं, तो फॉर्मेट बता रखे हैं 56। तो ऐसे करके आपका ये सीआरपीसी पूरा कंप्लीट हो गया, इसका ओवरव्यू देख लिया कि इसके अंदर अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, कैसे कैसे स्टार्ट होती है, कैसे कैसे खत्म हो रही है। ठीक है, अब यहां तक आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी कुछ भी पूछना है। थैंक यू।